केवल सोए होंगे ना? पढ़ाई थोड़ी की है, थोड़ी बहुत हैं? मूवी देखने गए? कौन सी देख के आए? बहुत गजब काम किया आपने ना, पहली बार भला काम किया होगा आपने। अच्छा, उसके बाद अपने आप को स्फूर्त महसूस कर रहे होंगे आप लोग, है ना? अच्छा, सभी ऑनलाइन वालों को भी नमस्कार। अभी क्लास किसकी हुई थी? तो आप तो कह रहे थे सोमवार को क्लास नहीं होगी, सोमवार से होगी क्या? अच्छा, अब तो कंटिन्यू होगी क्या? हेमंत चौहान कह रहे कल पूरे दिन क्रिकेट खेला। आर्ट एंड कल्चर की 2 क्लास। ये लोकेश पढ़ाई लिखाई की बातें मत किया कर रही, तो वो दूसरी किया कर। पढ़ाई लिखाई तो करते रहते हैं पूरे दिन। अच्छा बताओ तो, शनिवार को क्या पढ़ रहे थे हम? क्या पढ़ रहे थे? बुद्धि पूरी करके गए थे ना, बुद्धि कंप्लीट हो गई थी। बताओ बुद्धि आई कि नहीं आई? समझ में? समझ में, आप में आना जरूरी नहीं है, हैं? जन्म जाता है, बुद्धि जैसा कुछ भी होता ही नहीं है। मतलब धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी है आपको, इस दुनिया को समझ जाओगे। आगे सब चलो बताओ तो, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। बताओ मुझे, फटाफट से रिवीजन करते हैं। हम लोग कहाँ शनिवार को कहाँ से पढ़ना शुरू किया था? बुद्धि के हैं? ऑर्थर जेनसन का। अच्छा, हमने बुद्धि के प्रकार पढ़ रहे थे हम लोग, है ना? यही पढ़ रहे थे? नहीं, बुद्धि के सिद्धांत पढ़ रहे थे। और बुद्धि के सिद्धांत 2 प्रकार के होते हैं, एक कौन से? कारकीय, और दूसरा प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत पढ़ रहे थे। फिर हमने कारकीय और प्रक्रिया प्रधान में सिद्धांत पढ़ लिए। एक बार सिद्धांतों के नाम बता दो मुझे फटाफट से। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक, समूह कारक, बहुकारक, प्रतिदर्श का सिद्धांत, थॉमसन, कै और खे का सिद्धांत है। क्रम चेंज कर दिया है मैंने थोड़ा, ना प्रार्थना थोड़ी बोल रहा हूं मैं। हाँ, और कौन था? केटल, तरल और ठोस। अच्छा, ब्लूम, आश्रयजनक का। पदानुक्रमिक सिद्धांत, बर्ट एवं बर्नन। त्रिस्तरीय सिद्धांत, जॉन कैरोल। और बहुबुद्धि का सिद्धांत, गार्डनर। और त्रिआयामी सिद्धांत, गिलफोर्ड। फिर उधर आए थे हम प्रक्रिया प्रधान में। प्रक्रिया प्रधान में एक था त्रिचापीय, किसने? स्टर्नबर्ग। एक था पास मॉडल, कौन है? और एक पास मॉडल जेपी दास, किरवी और जेक नागलिरी। इसके बाद में एक था द्विस्तरीय, 2 स्तर बताए थे, किसने? ऑर्थर जेनसन का बुद्धि का सिद्धांत। और फिर एक वो भी थे ना अपने, संरचनात्मक और संज्ञानवाद, जेन पियाजे और जेरोम ब्रूनर वाले, वो भी है। फिर इसके बाद में बुद्धि के परीक्षण, बुद्धि मापने के परीक्षण। अच्छा, बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है? खंडित मात्रात्मक प्रकार का होता है। बुद्धि के परीक्षण बने, वो बुद्धि के परीक्षणों द्वारा क्या ज्ञात करते हैं हम लोग? मानसिक आयु। फिर उसके सूत्र में रखते हैं। अच्छा मुझे बताओ, दुनिया का, विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण कब बना? किसने बनाया? किसके सहयोग से? कहां पर? कितने वर्ष के बालकों के लिए? कितने % थे? व्यक्तिगत या सामूहिक? ये शाब्दिक या अशाब्दिक?
नाम क्या था? इसमें पहला संशोधन कब हुआ? दूसरा क्या किया गया? अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? गोडार्ड ने। प्रश्नों की संख्या बदलकर कितनी कर दी गई? कितनी? 59। अच्छा, इसके बाद में 1916 में एक परीक्षण बना, किसने बनाया? किसने बनाया? कहां पर? कौन से यूनिवर्सिटी में? कितने वर्ष के बालकों के लिए? शाब्दिक या अशाब्दिक? व्यक्तिगत या सामूहिक? और कितने % थे? पिछले वाले से कितने लिए? क्या नाम था? या फिर ट्रुमन का बुद्धि परीक्षण। इसके बाद में आर्मी अल्फा परीक्षण और एक आर्मी बीटा परीक्षण, दोनों कब बने? किसने बनाए? आर्मी अल्फा कैसा था? शाब्दिक सामूहिक था। और आर्मी बीटा कैसा था? अशाब्दिक सामूहिक था। यही बात है। इसके बाद में रेवंस ने बनाए। रेवंस ने 2 बनाई प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। एक तो सीपीएम किसके लिए थी? एक थी एसपीएम किसके लिए थी? कैसा परीक्षण था ये? संस्कृति मुक्त। अच्छा, रेवंस ने के अलावा केटल का भी कैसा था? संस्कृति मुक्त। और वेस्लर ने कितनी मापनियां बनाई? 3। बताओ, देखिए बच्चों प्री प्राइमरी के लिए WPPIS, फिर बच्चों के लिए WISC, और उसके बाद में वयस्कों के लिए WAIS। इसके बाद में भारतीय बुद्धि परीक्षण भारत में पहला कब बना? किसने बनाया? कहां पर? कितने प्रश्न थे? कितने उपकथन रखे गए? और नाम क्या रखा गया? पॉइंट स्केल। जोशी और जलोटा के परीक्षणों द्वारा कितने बुद्धि के मापन किए जाते हैं? कितने घटक? 3। कौन कौन से? अच्छा, भाटिया बैटरी परीक्षण किसने बनाया? कितने? 5। पहला किसने बनाया? दूसरा किसने बनाया? तीसरा क्या होती है? चौथा किसने बनाया? 5वां किसने बनाया? कितने प्रकार की सूचक मापे जाते हैं? 2। आईक्यू के लिए सभी के प्राप्तांक जोड़े जाते हैं। पीक्यू के लिए पहले 4 के जोड़े जाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़े। फिर बुद्धि लब्धि, बुद्धि का मापन। बताओ, बुद्धि शब्द का पहला प्रयोग 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने। फिर मानसिक आयु शब्द का पहला प्रयोग केटल ने। सॉरी, मानसिक परीक्षण का पहला प्रयोग केटल ने। और फिर मानसिक आयु शब्द का पहला प्रयोग 1908 में किसने? विनय ने। फिर बुद्धि लब्धि शब्द का पहला प्रयोग स्टर्न ने 1912 में। सूत्र भी दिया था लेकिन प्रमाणिक नहीं था। फिर प्रमाणिक सूत्र किसने दिया? कब? और ट्रुमन ने बुद्धि का वर्गीकरण भी किया ना। अच्छा, मुझे बताओ, बेसल आयु क्या होती है? जिसके प्रश्नों को हल कर पाए, इसे ही मानसिक आयु कहते हैं। और टर्मिनल आयु क्या होती है? नहीं हल कर पाता है। तैतिक आयु क्या होती है? वास्तविक आयु होती है। फिर बुद्धि का सूत्र जानते ही आप लोग। अच्छा, आईक्यू का वर्गीकरण ट्रुमन ने किया, वो बताइए। 20 से कम वाले इडियट, अंग्रेजी नाम बताते जाइए मुझे। 21 से 59 वाले, 60 से 69, 70 से 79, 79 से नहीं 80 से 89, और फिर 90 से 109, फिर 110 से 100, और फिर आगे 121 से और 140 से जीनियस। यही थे। फिर इसके बाद में संवेगात्मक बुद्धि आई। संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया? पीटर सेलोवी और जॉन मेयर ने। और 2 किताबें लिखी। एक लिखी व्हाट इज EI और दूसरी संवेगात्मक बुद्धि और संवेगात्मक विकास। फिर इसके बाद में गोलमैन ने इसको प्रसिद्धि दिलाई और कितनी किताबें लिख डाली? 2। एक लिखी बुद्धि लब्धि
संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों? इसके बाद में वर्क ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। और संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं आप जानते ही हैं, स्वयं के संवेगों को जानना, पहचानना, नियंत्रित निर्देशित करना, दूसरे के संवेगों को केवल जानना और पहचानना, और सामाजिक कौशल, परानुभूति और लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायक होता है। फिर इसके बाद में मॉडल आए इसके, बताओ। एक मॉडल था एबिलिटी बेस्ड, किसने दिया? किसके संवेगों से संबंधित? फिर एक मॉडल आया गुण आधारित, किसने दिया? किसके संवेगों से संबंधित? फिर इसके बाद में एक मॉडल आया मिक्स्ड मॉडल, किसने दिया? डैनियल गोलमैन। कितने कितने घटक बताए? 5, जिसमें से 3 घटक और 2 घटक, यही था, इतनी पढ़ा था। बुद्धि के परीक्षण। अच्छा, है लाडनू जैन विश्व भारती में। कल संडे को आपने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा नैनो, ऐसा लगता है जैसे ध्यान ही नहीं दिया है। फिर मेरा क्यों टाइम व्यर्थ करवाया आपने, क्यों मेरी एनर्जी खराब की इतनी? ध्यान ही नहीं दिया तो आपने ध्यान देना चाहिए। फिर कब ध्यान दोगे तुम? दिया था? दिया नहीं दिया था क्या? चलो हेडिंग लगाओ व्यक्तित्व। व्यक्तित्व पर्सनालिटी। पर्सनालिटी पर्सनालिटी वो तो लिखो जितना आपको आता है उतना। तो लिखो अंग्रेजी का पर्सनालिटी शब्द, अंग्रेजी का पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के अंग्रेजी का पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है पर्सोना से बना है जिसका अर्थ होता है मुखौटा, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, नकाब, नकली चेहरा। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है जिसका अर्थ होता है मुखौटा, नकाब या नकली चेहरा। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आपको ज़्यादा दुखी नहीं करूंगा। अच्छा, आप दुखी हो गए इस बात पर कि पता नहीं हम तो कल पढ़े नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो बाद में पढ़ लेना, इतने सीरियस नहीं लेना है ना। मुझे पता है कि कल का संडे मिला था और वो इस खुशी में और इस टेंशन में निकल गया कि क्या करें, आज छुट्टी है। हम तय नहीं कर पाए कि आज छुट्टी है, करें क्या। हाँ, तब तक वो निकल गया। इतना ही टाइम मिलता है। नींद किस किस ने ली? जम के। अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, कम से कम जम के नींद ले ली ताकि अगले 7 डेज वो डोज चलता रहे।
वैसे जिन्होंने नींद ली है ना, उनमें से आधे लोग तो वैसे ही लेते होंगे खूब जम के। ऐसा नहीं उन्होंने कल ही एक्स्ट्रा लिए, हमेशा ही लेते होंगे। अच्छा बताइए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे तो, और मुझे ये बता दीजिए, ये व्यक्तित्व किसका गुण है? जैसे मैंने एक बार पहले पूछा था ऐसा कोई, शिक्षा किसका गुण है? शिक्षा में मैंने ऑप्शन दिए थे, ये केवल मनुष्य प्राणी का, या केवल अन्य प्राणियों का, या दोनों का। आपने जवाब दिया था सभी दोनों का। और मनुष्य की शिक्षा किसका गुण था? केवल मनुष्य। इसी प्रकार से मैं आपको व्यक्तित्व पूछ रहा हूं, व्यक्तित्व किसका गुण है? ऑप्शन सेम है, नंबर 1 मनुष्य, नंबर 2 मनुष्य को छोड़कर अन्य प्राणी, और नंबर 3 सभी प्राणी। ऑप्शन ए वाले हाथ खड़े करो, वेरी गुड। ऑप्शन बी वाले हाथ खड़े करो, कोई नहीं। ऑप्शन सी वाले हाथ खड़े करो, वेरी गुड। ये मैथमेटिक्स लोगों को समझ में नहीं आता क्या? अच्छा, कभी आपने ऐसे देखा है कि रास्ते में जाते आते हुए कभी आपने कभी ऐसे सुना, यार देख इस भैंस की पर्सनैलिटी देख यार, कितनी गजब है यार, ऐसा कहा है क्या कभी? हैं? इस गाय की पर्सनैलिटी देख यार, कुत्ते की क्या पर्सनैलिटी थी यार। होता है कभी ऐसा? नहीं होता है। लिख लो, अगली लाइन में लिखो, व्यक्तित्व केवल मनुष्य प्राणी का गुण है। व्यक्तित्व केवल मनुष्य प्राणी का गुण है। किसी को कोई भैंस खरीदनी हो, भैंस नहीं भैं खरीदनी हो, तो कभी फोन करके ऐसे कहता है कि यार मुझे एक भैं खरीदनी है, तो कोई कहता है कि हाँ मेरे पास है, तो बोले बता इसकी क्या क्या पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी बता उसकी। देखो पूजा भी लिख रही है सी, बताओ हैं? लिख लिया ना किसका गुण है? मनुष्य प्राणी। अच्छा फिर मुझे ये बताओ, और फंसोगे आप। जैसे मान लो आप किसी स्टेशन पर खड़े हैं, अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, आपने देखा कि उधर से एक खूबसूरत सी सुंदर सी कार आ रही है तेज गति से। नहीं होता है? अच्छा फीलिंग को समझिएगा आप, एक खूबसूरत सी सुंदर सी कार आ रही है, कार की बात कर रहा हूं मैं। फिर वो कार तेज गति से आई, आपसे थोड़ी सी दूर आके रुक गई, फिर उसका फाटक खुला, उसमें से ड्राइवर उतरा, और ड्राइवर बिल्कुल वाइट कपड़े पहने हुआ, 6.25 फीट का, सुंदर, और वो ब्लैक वाला चश्मा उसमें लगाया हुआ, और इस तरह से चल के आ रहा जैसे कोई सलमान खान चल रहा है। आपने देखकर कहा वाह क्या पर्सनालिटी है। क्या यही पर्सनालिटी है क्या? तो क्या है? तो किसे कहेंगे पर्सनालिटी? हैं? मतलब ये पर्सनालिटी में कोई मतलब नहीं रखता है क्या? तो फिर ये केवल बाह्य गुण है। कौन से गुण है? प्राचीन काल के जितने भी लोग थे ना, वो पर्सनालिटी व्यक्तित्व किसको मानते थे? बाह्य गुणों को मानते थे। जो बाहर से दिखने में अच्छा हो, दिखने में सुंदर हो, उसको क्या मानते थे? पर्सनालिटी मानते थे। इसलिए आप याद करके देखो, लैटिन भाषा में पर्सोना शब्द का अर्थ क्या होता है? मुखौटा, नकाब या नकली चेहरा। अच्छा आपने कभी नकाब या नकली चेहरे से नकाब देखे हैं क्या? मेले में जो मिलते हैं अलग अलग, आप सोच के देखो, आज भी हमारे दिमाग में वही भावनाएं भरी हुई है। यदि हम उस मेले में गए और यदि हमने जो मुखौटा लगाया है, हम उसी के अनुरूप व्यवहार करने लग जाते हैं। यदि आपने शेर का मुखौटा लगाया है ना, तो बच्चों को डराने के लिए हम कैसी आवाज निकालते हैं? शेर की। यदि हमने कुत्ते का मुखौटा लगाया ना, तो बच्चों को डराने के लिए कैसी आवाज निकालते हैं हम? बच्चों को देख लेना, छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे भी जिस प्रकार का मुखौटा लगाएंगे वो उसी प्रकार का व्यवहार करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है प्राचीन काल में हम लोग क्या, प्राचीन काल में हम लोग केवल पर्सनालिटी किसको मानते थे? बाह्य गुणों को। और बाह्य गुण, मैंने यहां बाह्य गुण का मतलब है शारीरिक गुण। कैसा होता है? शारीरिक गुण। लेकिन आधुनिक काल के मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत है
नहीं है। वो कहते हैं कि व्यक्तित्व केवल बाह्य गुण नहीं होते हैं, व्यक्तित्व आंतरिक गुण और बाह्य गुण दोनों का मिश्रण होता है। वो बंदा जो आपके सामने चलकर आ रहा था, हो सकता है वो दिमाग से पैदल हो, ऐसा हो सकता है, तो उसका व्यक्तित्व अच्छा व्यक्तित्व नहीं कहलाएगा। लेकिन अच्छा व्यक्तित्व होगा जिसका बाह्य गुण और आंतरिक गुण दोनों क्या होंगे, अच्छे होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छी पर्सनैलिटी बोलेंगे। लिखो, आपने क्या लिखा है, केवल मनुष्य प्राणी का है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, व्यक्ति के आंतरिक, व्यक्ति के आंतरिक, कोष्टक में लिखो मानसिक गुण, व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य गुणों, कोष्टक में क्या लिखना है, शारीरिक गुण। व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का मिला जुला रूप व्यक्तित्व कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व कहलाता है। क्लियर हो गया? एक सवाल का जवाब देते जाओ और फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व होता है व्यक्ति के गुणों का खालिस्तान संगठन, गत्यात्मक संगठन, स्थिर संगठन, या दोनों प्रकार का संगठन, या दोनों प्रकार का संगठन। समझ पा रहे हैं? सवाल आएगा आपके सामने, व्यक्तित्व किस प्रकार के गुणों का संगठन होता है। ऑप्शन ए है काफी लोग, ऑप्शन बी बहुत अच्छा, ऑप्शन सी, बाकी वेरी गुड। सामने से जवाब आ रहा है ए, कविता कह रही है, रश्मिता कह रही है, कविता, पूजा का जवाब नहीं आया हैं? नहीं तो तुम मुझे क्या दिलासा दे रहे हो क्या, सांत्वना दे रहे हो क्या मुझे? आएगा, मतलब आपका कहने का मतलब, अच्छा मेरा भाव ये थोड़ी था कि भाई पूजा है, नहीं है पूजा, आ जाएगा जवाब। देखो ये आया जवाब, है? हेलो, मैं पूजा बोल रही हूं। देखना कभी, है ना, जीवन में मौका मिले ना तो उस मूवी को जरूर देखना, ड्रीम गर्ल। चलिए, सबका जवाब है ए सी सी। अब लिखिए, कुछ परिभाषाएं लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? कुछ परिभाषाएं लिखते हैं। सबसे पहले लिखिए आलपोर्ट, फटाफट से लिख लीजिए। देखिए, आलपोर्ट, आलपोर्ट लिखो। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व व्यक्ति के, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का, उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उसे
अपूर्व समायोजन प्रदान करते हैं, जो उसे अपूर्व समायोजन प्रदान करते हैं, अपूर्व समायोजन प्रदान करते हैं। समझ गए क्या? जो उसे अपूर्व समायोजन प्रदान करते हैं। अगला लिखो आइजेंक। आइजेंक सवाल का आंसर आ गया? लिखो व्यक्तित्व, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का, व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का स्थिर संगठन है। आंसर बदल गया? व्यक्ति के गुणों का स्थिर संगठन है। ठीक है, यही कोष्टक में लिखना है। यहां स्थिरता का तात्पर्य कोष्टक में लिखना है। यहां स्थिरता का तात्पर्य जड़ता से न होकर टिकाऊपन से है। यहां स्थिरता का तात्पर्य जड़ता से न होकर टिकाऊपन से है। टिकाऊपन से है। अगला लिखो वुडवर्थ। वुडवर्थ लिखो व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता ही, व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता ही, व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता ही व्यक्तित्व है। व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता ही व्यक्तित्व है। अगला लिखो वैलेंटाइन। वैलेंटाइन वैलेंटाइन लिखो व्यक्ति की जन्मजात, व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग, एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग व्यक्तित्व है। जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग व्यक्तित्व है। एक और लिखो बोरिंग। बोरिंग लिखो व्यक्ति का सामान्य, व्यक्ति का सामान्य एवं स्थायी समायोजन, सामान्य एवं स्थायी समायोजन व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व कहलाता है। कुछ समझ में आया? परिभाषाएं लिखी है अभी हमने। पहली परिभाषा है ऑलपोर्ट की, और वो इतनी महत्वपूर्ण परिभाषा है कि हर बार पूछी जाती है, किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। जैसे बुद्धि के मामले में वेस्लर की परिभाषा पूछी जाती है, वैसे इधर इसने 3 बातें बताई है। इसने कहा व्यक्तित्व क्या होता है। इसने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक गुणों का,
मनोदेहिक का मतलब समझ गए क्या? मानसिक और शारीरिक दोनों मिलाकर मनोदेहिक। मनोदेहिक गुणों का इसका मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों का है। गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक मतलब डायनेमिक, मतलब विकासशील। क्या होता है? विकासशील। इसका मतलब व्यक्तित्व एक विकासशील प्रक्रिया है। डायनेमिक संगठन का मतलब है बहुत जितने सारे गुण है ना उन सबको मिलाओ। ऐसा नहीं है एक गुण को व्यक्तित्व कह देंगे, सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तित्व। फिर ऐसे गुण जो उस व्यक्ति को क्या प्रदान करते हैं? अपूर्व समायोजन। समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट, मतलब उसे समायोजन प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा समायोजन जो आज तक नहीं हुआ हो। इसका मतलब नवीन समायोजन। नवीन विचारों को भी धारण करते हैं, नवीन बातों को भी धारण करते हैं, तभी तो विकास हो रहा है ना। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर आइजेंक ने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का, गुण कौन से? दोनों, मनोदैहिक और वो दोनों है। स्थिर संगठन है। स्थिर या स्थिरता का मतलब ये नहीं है कि बालक ने 10 वर्ष का था तो जो शारीरिक और मानसिक गुण ले लिए वो जड़ बना के बैठ गए, उनमें क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। स्थिरता का मतलब ये कि आज कोई बालक ने गुण ग्रहण किया है ना, वो उसमें आकर टिक गया है, वो वापस नहीं खत्म होगा। इससे आगे बढ़ सकता है लेकिन खत्म नहीं होगा। आज जो कोई उसने गुण ग्रहण किया, जैसे एक दिन के लिए किसी ने आदत पकड़ी कि मैं बेईमान नहीं, ईमानदारी बरतूंगा एक दिन के लिए, इसका मतलब वो उसके व्यक्तित्व का गुण नहीं है। वो उसमें क्या करना चाहिए? वो उसमें टिक कर रहना चाहिए। उसमें विकास हो सकता है लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता है। तो ये कह रहा है कि स्थिर संगठन, स्थिरता का मतलब यहां किससे नहीं है? जड़ता से नहीं है। किससे? टिकाऊपन से। उसमें आकर टिक जाना चाहिए, वो विकास चाहे हो जाए बोले। वुडवर्थ क्या कहते हैं? संपूर्ण गुणात्मकता। संपूर्ण का मतलब मानसिक और शारीरिक सभी गुण, उनको मिलाकर व्यक्तित्व कहते हैं। वैलेंटाइन कहते हैं जन्मजात और अर्जित। जन्मजात कौन से? शारीरिक। और अर्जित कौन से? जो वातावरण से प्राप्त किए। इन सभी गुणों को मिलाकर क्या कहेंगे? व्यक्तित्व कहेंगे। और बोरिंग क्या कहते हैं? व्यक्ति का ऐसा सामान्य सा समायोजन। सामान्य मतलब कोई बहुत मुश्किलात नहीं आई है उसे, सामान्य रूप से वो गुण ग्रहण करते जाता है और वो उसमें क्या होते जाते हैं? स्थायी होते जाते हैं। तो ऐसे समायोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व बोलते हैं। मतलब एक लड़ाई थी अपनी इतनी देर के लिए और उस लड़ाई का नाम था कि व्यक्तित्व क्या होता है। तो कभी भी व्यक्तित्व केवल शारीरिक या केवल मानसिक गुणों का योग नहीं होता है, सभी गुणों का और पूरा योग क्या कहलाता है? व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व हमेशा विकास, व्यक्तित्व की एक विशेषता होती है कि ये विकासशील होता है, गत्यात्मक होता है। कैसा होता है? डायनेमिक होता है, ये स्थिर होता है, मतलब टिक के रहता है। ध्यान रखिएगा। तो सवाल का भी जवाब मिल गया ना आपको? दोनों, है ना। अब लिखो व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत। व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत। व्यक्तित्व के कौन से सिद्धांत है? प्रकार सिद्धांत, टाइप थ्योरीज। व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत। ऐसे लिखेंगे। पहले कई बार सिखाते थे मास्टर, बोले आई वाई को उठाकर IES लगाना होता है। ऐसे ही होता है क्या? या वाई के आगे एस लगता है? अंग्रेजी वाले बता सकते हैं? फैजान कहाँ गया? सही है क्या? बस तो तूने सील लगा दी, ये मान ले कोई नहीं हटा सकता अब। प्रकार सिद्धांत, टाइप थ्योरीज। किसके? टाइप थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के पढ़ रहे हैं। प्रकार सिद्धांत का मतलब सीधा सीधा हम ये जान रहे हैं कि कितने प्रकार का व्यक्तित्व होता है। कितने? इस दुनिया में ये फिक्स नहीं है। यदि फिक्स होता तो हम प्रकार नियम पढ़ते। सिद्धांत है, इसका मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व बताया है। अलग अलग लोगों ने व्यक्तित्व को अलग अलग प्रकार का बताया है हमें। हम कुछ मतलब 2 4 5 6 7 मान सकते हैं, 8 मान सकते हैं। इतने लोगों के आधार पर हम देखेंगे कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। ध्यान रखिएगा, मैं प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से आपको व्यक्तित्व बताता जाऊंगा। आप प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से ये छांटते जाना कि मैं कौन से व्यक्तित्व में आ रहा हूं, किस प्रकार में आ रहा हूं, मेरा व्यक्तित्व कैसा है। मैं वो व्यक्तित्व का नाम बताऊंगा, फिर उसके लक्षण बताऊंगा कि इस प्रकार का व्यक्ति के लक्षण यानी गुण यानी विशेषताएं क्या होती है। समझ पा रहे?
तो सबसे पहले लिखिएगा हिप्पोक्रेटस के अनुसार, हिप्पोक्रेटस के अनुसार हिप्पोक्रेटस के अनुसार सच सच बताइए इसका नाम पहले किसने सुन रखा है? तो इसके बारे में बताइए मुझे, कौन है ये? बोले बारे में नहीं बताएंगे, नाम सुन रखा है। अच्छा बारे में मैं बताता हूँ ना। हालांकि अब तो आपके हाथ से तो निकल गया है, लेकिन फिर भी कोई संभावना हो तो, जब भी कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है ना, तो जब वो शपथ लेता है ना, उसकी शपथ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, जो शपथ लेता है ना, उसकी शपथ इसी व्यक्ति ने लिख के दी है। इसका मतलब ये किस लाइन से जुड़ा हुआ है? मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है, डॉक्टरी लाइन से। ये यूनान का है और यूनान का बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ है। जैसे दार्शनिक हुए है ना, अरस्तु, प्लेटो, और उन्हीं के काल का है ये, उन्हीं के काल का, 400 ईसा पूर्व का है। और उस टाइम का बहुत बड़ा डॉक्टर था ये, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर था। जैसे अभी हम वर्तमान में बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम लेते हैं ना, वैसे ये बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ था, बहुत प्रसिद्ध हुआ था, चिकित्सा शास्त्री था। उस टाइम में ऑपरेशन करता था खूब सारे। अब आप सोच के देख लो, उस टाइम में लीवर ट्रांसप्लांट कर देता था ये। किस टाइम में? आज से 2500 साल पहले। हम आज नहीं कर पा रहे हैं। यही हिप्पोक्रेटस था। इसने जब बहुत सारे लोगों को काटा पीटा, मतलब बहुत सारे लोगों का इलाज किया इसने, तो व्यक्तित्व बांट लिया इसने। इसने देख लिया कि सामान्यतः जो लोग आते हैं ना, वो 4 ही प्रकार के होते हैं। जितने भी लोगों का इसने परीक्षण किया, जितने भी लोगों का इसने इलाज किया, उन लोगों के लास्ट तक इसने कितने प्रकार निकाले? 4 प्रकार निकाले। किसके आधार पर निकाले? ये यूनानी चिकित्सक है, कब का है? 400 ईसा पूर्व का है। किसके आधार पर निकाले? हिप्पोक्रेटस ने। तो 4 प्रकार बताए इसने। कितने प्रकार बताए? 4। शरीर में बहने वाले तरल के आधार पर। किसके आधार पर? शरीर में बहने वाले तरल के आधार पर। आपको पता है ना, अपनी बॉडी में पानी होता है, तरल होता है, हम ये मान लें। कुछ चीजें ठोस है, जैसे अपनी फीमर वगैरह, ये सारी चीजें हैं ना, हड्डियां जितनी भी प्रकार की है ना, वो सारी हड्डियां अपनी ठोस हो गई। उसके अलावा कुछ मांसपेशियां हो सकती है। अपनी मांसपेशियों और हड्डियों के अलावा जितना भी है, वो अपने अंदर पर क्या भरा हुआ है? तरल भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। तरल समझते हैं? लिक्विड। इसने देखा कि इस लिक्विड में भी अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं। जैसे आपका बाइल पाया जाता है, मतलब जिसे पित्त बोलते हैं। जैसे आपका प्लेम पाया जाता है, जिसे आप लोग कफ बोलते हैं, श्लेष्मा जिसे आप लोग बोलते हैं। ब्लड होता है, अलग अलग चीजें होती है ना। और शरीर में केवल और केवल ब्लड ही थोड़ी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। यदि उसको जांच कर देखा जाए, क्योंकि ये डॉक्टर था, इसने जांच लिया था, जांच कर देखा जाए तो अपने शरीर में बहने वाले तरल में कौन से पदार्थ की, कौन से लिक्विड की प्रधानता है, शरीर में बहने वाले तरल में किस पदार्थ की प्रधानता है, उस प्रधानता के आधार पर इसने व्यक्तित्व कितने प्रकार का बताया? 4 प्रकार का बताया। बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी लिखो एक लाइन। हिप्पोक्रेटस में लिखो ये। अच्छा, इन्होंने ना केवल डॉक्टर ही नहीं थे, ये साथ में दार्शनिक भी थे, बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। दर्शन भी खूब लिखा है, चिकित्सा का दर्शन पूरा लिख के दिया इन्होंने। लिखो, (400 ईसा पूर्व में) 400 ईसा पूर्व में इन्होंने शरीर में बहने वाले
तरल के आधार पर शरीर में बहने वाले तरल के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा। व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा। तो हिपोक्रेटस ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। अब देखते हैं ये कौन कौन से 4 भाग हैं। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं व्यक्तित्व है। क्या लिखता हूं? व्यक्तित्व है का नाम क्या है ना। यहां पे मैं लिखता हूं प्रधान तरल, मतलब कौन से तरल की प्रधानता है, ठीक है। और यहां पर लिखता हूं मैं इसकी विशेषताएं। विशेषताएं इसकी क्या होगी? विशेषताएं। अच्छा अब मैं आपको बता देता हूं, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कौन कौन से प्रकार का होता है। तो देखिएगा, एक इसने बताया सेंगेवाइन प्रकार का व्यक्तित्व है। एक इसने बताया प्लेग्मेटिक प्रकार का व्यक्तित्व है। एक इसने बताया कोलेरिक प्रकार का व्यक्तित्व है। और एक होता है मेलेनो कोलेरिक। मेलेनो कोलेरिक, सेंगेवाइन, प्लेग्मेटिक, याद करो देखिए, थोड़ा बहुत ध्यान में रहेगा। देखो सेंगेवाइन प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है ना, इस व्यक्तित्व में ब्लड की प्रधानता होती है। किसकी होती है? ब्लड की प्रधानता होती है। समझ गए? प्लेग्मेटिक जो होता है ना, इसमें आपके कफ की प्रधानता होती है, जिसे श्लेष्मा हम लोग बोलते हैं। मतलब क्या बोलेंगे श्लेष्मा को? फ्लेम। क्या बोलेंगे? फ्लेम। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दूं, रक्त लिख दूं इसको ना। इसमें रक्त की प्रधानता, इसमें कफ या जिसे बोलते हैं श्लेष्मा, ठीक है। कोलेरिक जो होता है ना, इसमें होती है बाइल की प्रधानता, लेकिन बाइल किस प्रकार का होता है? येलो, येलो बाइल। येलो बाइल को हम लोग बोलते हैं पीला पित्त। और मेलेनोकोलेरिक होता है ना, इसमें बाइल होता है लेकिन वो होता है ब्लैक, मतलब काला पित्त। ध्यान रखिएगा क्या? या सीधा सीधा बता दो मुझे कि याद नहीं रहेगा? हैं? नहीं रहेगा। घर जाके लिखना, लिख लिख के रटना फिर इसको। इसके कोई ट्रिक्स नहीं है। जिस व्यक्तित्व में इसने कहा ऐसे शरीर है जिनमें रक्त की प्रधानता होती है तरल में, वो कैसे कहलाएंगे? सेंगेवाइन। ऐसे जिनमें कफ या श्लेष्मा की प्रधानता होती है, फ्लेग्मेटिक। जिनमें पीला पित्त की प्रधानता होती है, कोलेरिक। और जिनमें काला पित्त की प्रधानता होती है, मेलेनोकोलेरिक। ये जो मैंने सेंगेवाइन, प्लेग्मेटिक, कोलेरिक और मेलेनोकोलेरिक लिखा है ना, ये अंग्रेजी के वर्ड है, इसलिए आपको अंग्रेजी देखनी जरूरी है। हिंदी में इनको कुछ भी लिख सकते हैं, उसकी मर्जी होगी वैसे लिख देंगे। उसने जो लिख के दिया ना वो बता रहे हैं हम लोग। विशेषताएं क्या होगी? इसने कहा जिसके शरीर में रक्त की प्रधानता होती है ना, वो ऊर्जावान होता है। क्या होता है? ऊर्जावान होता है। और इस प्रकार के व्यक्ति को इसने कहा कि वो उत्साही होता है। क्या होता है? उत्साही होता है। और उत्साही होगा तो वो क्या होगा? आशावादी होगा। क्या होगा? आशावादी होगा। मतलब इस प्रकार का व्यक्ति बहुत उत्साही रहता है, हमेशा उसमें उम्मीद रहती है।
अंत तक वो सोचता रहता है कि बस काम हो जाएगा, काम पक्का हो जाएगा, 100% जीत जाएगी, चाहे एक बॉल पे 60 रन चाहिए भले, फिर भी उसको लगता रहेगा कि नहीं अभी भी कुछ चमत्कार होगा, है ना, इतनी 9 बॉलें आ जाएगी फिर भी जीत जाएगा। वो व्यक्ति किस प्रकार का होता है? आशावादी। हर काम में उसे क्या दिखाई देती है? आशा, उम्मीद दिखाई देती है। हर काम में क्या दिखाई देती है? आशा दिखाई देती है। हाँ, और जैसा तुम सोच रहे हो वैसी आशा दिखाई देने लग जाए ना, फिर वो मेलेनो कोलेरिक में आएगा। नींद आ रही है कि तुम लोगों को? अच्छा, मुझे नहीं आ रही है। मैंने देखिए, यदि जिस प्रकार के व्यक्ति में मेलेनो कोलेरिक, ब्लैक बाइल की प्रधानता हो, यह बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है, इसे विषादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषादी। मतलब बिल्कुल ही क्या होता है? ये निराशावादी होता है। क्या होता है? निराशावादी होता है। इसमें बिल्कुल 1% उम्मीद नहीं होती है। मैच शुरू होता है ना, टारगेट केवल वनडे में 150 का ही होता है ना। इंडिया टीम में खिलाड़ी अभी पवेलियन से लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं ओपनर खेलने के लिए, तभी ये कहने लग जाता है अभी देखना तुम, आते ही जाएंगे ये, आज तो कुछ नहीं होना इनसे, आज तो हारना है, रन तो 125 ही नहीं बनेंगे इनसे। ऐसे लोग किस प्रकार के होते हैं? कभी भी इनके दिमाग में ये आता ही नहीं है कि कुछ तो दुनिया में हो रहा है, कभी भी दिमाग में नहीं आता। ये लोग निकृष्ट प्रकार के होते हैं जो दूसरे लोगों को भी क्या करते रहते हैं? डिमोटिवेट। आसपास में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि सिलेक्शन हो सकता है क्या, हमेशा यही कहेंगे कि पेपर वैसे ही लीक होने ना, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होना। और आप जितना कौन नहीं जानता है, कौन नहीं पढ़ता है, बहुत पढ़ते हैं, कभी नहीं होना आपका सिलेक्शन। ऐसे लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी होता है। ये निराशावादी। अच्छा, ये लोग वो होते हैं, कभी आपने सुना है कि बात बात पर घर में, हे भगवान उठा ले, क्यों जिंदगी दे रखी है ऐसी, इससे अच्छा तो मर जाएं तो ठीक रहें। ये वो लोग हैं। इसलिए इनसे तो आवश्यक दूरी बनाकर रखनी है, जहां कहीं भी मिले पकड़ के पीटना है, और किसी काम के नहीं है ये लोग। जिनमें क्या होता है? मेलेनो कोलेरिक होता है, वो समझ रहे हैं? ब्लैक बाइल होता है। 2 और रह गए, एक होता है प्लेगमेटिक। अच्छा, प्लेगमेटिक प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो होता है विरक्त, जिसमें कफ होता है सर्वाधिक, वो व्यक्तित्व होता है विरक्त। क्या होता है? अब देखो, मैंने विरक्त नाम लिया, इसको नाम दिया उसने, विरक्त प्रकार का व्यक्तित्व। क्या होता है इसका मतलब? अच्छा, मैं समझाऊं, इसका एक लक्षण होता है, इसका एक गुण होता है, और उस गुण को कहते हैं भाव शून्यता। क्या होता है? मतलब जिसमें फीलिंग्स नहीं हो। भाव शून्यता मतलब जिसमें फीलिंग्स नहीं हो। ऐसा व्यक्ति जिसको कितनी भी खुशी हो जाए हंसेगा नहीं, कितना भी दुख हो जाए रोएगा नहीं, मतलब उसमें फीलिंग्स नहीं आएगी, ना हंसेगा ना रोएगा। वो जो ऊपर वाला है ना, उत्साही आशावादी, वो थोड़ी सी एक फीलिंग पे ही बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। दुख इसको जरूर होता है, लेकिन कभी भी उम्मीद नहीं हारता है। उम्मीद हमेशा ही बनी रहती है इसको, हमेशा ही उम्मीद बनी रहती है। रिजल्ट आ गया, फेल हो गया, इसके बाद भी उम्मीद है इसको कि शायद रिजल्ट रिवाइज होगा अभी भी इसको उम्मीद लगी हुई है कि रिजल्ट रिवाइज नहीं हो जाएगा। ये विरक्त या भाव शून्य समझ लिया ना ये। अच्छा, विरक्त या भाव शून्य कभी देखा है? नहीं देखा। देवदास को देखना, कभी मूवी देखी है क्या? शाहरुख खान को नहीं देखा क्या? देख लेना कभी जाके। वो किसका रोल निभा रहा है? विरक्त व्यक्तित्व का रोल निभा रहा है, भाव शून्यता का व्यक्तित्व रोल निभा रहा है। अच्छा, जिसमें कोलेरिक होता है ना, कोलेरिक वो होता है चिड़चिड़े स्वभाव वाला। क्या होता है? चिड़चिड़े स्वभाव वाला, बात बात पर
छोटी सी बात हो, छोटी सी बात हो, ओके भाई अब मुझे नहीं करनी आपसे बात। फिर आधा घंटा हो, मैं आपके नंबर ब्लॉक कर रहा हूं। वो व्यक्ति किस प्रकार का होता है? कोलेरिक प्रकार का होता है, मतलब गुस्सेल प्रकार का होता है, मतलब अच्छा इसका एक नाम दिया है इसने, तुनुक मिजाजी। मतलब इसका मिजाज कब बदल जाए कोई पता नहीं है, क्षण भर में मिजाज बदल जाता है इसका, पता नहीं होता है, मजाक मजाक में कब सीरियस ले ले ये कोई पता नहीं होता है, कभी किसी बात पर मजाक में सीरियस ले ले कोई विश्वास नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता है। किस प्रकार का होता है? तुनुक मिजाजी होता है। अच्छा ये तुनुक मिजाजी इसका मतलब ये नहीं है कि जहां आप सोच रहे हो एक ही जगह काम आता है, तुनुक मिजाजी हर जगह ही तुनुक मिजाजी रहता है, हर जगह ही बना रहता है। मेरे गांव का एक लड़का है जो मेरे से सीनियर है, वो मेरे से 2-1 साल पहले तैयारी करने लग गया था, मैं भी उसके साथ गया, फिर उसी ने मुझे कहा था कि यार तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं उसके पास गया, जाने के बाद पता लगा कि यार वो कोलेरिक प्रकार का आदमी है। कोलेरिक मतलब गुस्सेल तुनुक मिजाजी प्रकार का। अच्छा पता ही नहीं होता था वो कब सीरियस ले लेता था बात को। अब मैं तो थोड़ा सा दूसरी टाइप का आदमी था, मैं तो हाँ अपने तो उम्मीद तो खत्म कभी हुई नहीं जीवन में, मैं तो हाँ सेंगेवाइन नहीं हूं तो भी कम से कम घोचे तो करता ही रहता हूं हर बार उसको। अब वो चलते ही तुनुक मिजाजी हो जाता था। थोड़े दिन तो मुझे 5-7 दिन 10 दिन तो कहानी समझ में नहीं है यार वो क्या रहा है यार। मतलब कभी तो वो कोई भी काम का कहता हूँ मेरे साथ आराम से मार्केट भी चला जाता है, बातें भी कर लेता है, और कभी कभार रूममेट था तो यार सीनियर था, फिर भैया और भाई गांव के तो इज्जत देनी पड़ेगी ना यार, तो कभी कभार तो वो मतलब बोले ही नहीं, मैं उसे कहूँ यार चलें घूमने चलें, यहाँ चलें वहाँ चलें, कुछ कहूँ वो कुछ बोले ही नहीं, इन किताब लें सीरियस हो जाए। मुझे मामला थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आने लगा, मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा इस प्रकार की कहानी है। अरे बोले वो कोलेरिक प्रकार का है, तुनुक मिजाजी प्रकार का है, तो ध्यान रखना होता है। तो मैंने जीवन में नजदीक से ऐसे कई आपने भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों को परिवार में भी होते हैं अपने से जो तुनुक मिजाजी होते हैं, उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है छोटी सी बात पे। हाँ गुस्सेल या तुनुक मिजाजी होते हैं, ये किसने बताए हैं? अब इसको लिख भी लो और अपने अपने व्यक्तित्व का टिक कर लेना। हाँ। ऐसे ही लिख लोगे ना, सही रहेगा, जल्दी से लिखो।
हो क्या? बस ये एक ही मुश्किल था, बाकी सब आसान आसान है। इसने थोड़े से नाम उल्टे सीधे दे दिए। बताओ तो, नाम बताओ। सेंगेवाइन, प्लेग्मेटिक, कॉलेरिक, मेलेनोकॉलिक। अच्छा इस क्रम में चलो, सेंगेवाइन, ब्लड, उत्साही या आशावादी। प्लेग्मेटिक, प्लेग्मा या कप या श्लेष्मा, फ्लेम, विरक्त या भाव शून्यता। कॉलेरिक, येलो बाइल, गुसेल या तुनक मिजाजी। मेलेनोकॉलिक, ब्लैक बाइल, विषादी या निराशावादी। बात क्लियर है? वेरी गुड। अगला लिखो नंबर 2। पहला वर्गीकरण हो गया, लगा लिया अपना अपना? कहां लगाया है? ऑप्शन ही 4 है तो मिक्स कैसे कर पाओगे? चारों ऑप्शन मिक्स कर दोगे फेल हो जाओगे। अब पड़ोसी का देखो, देखिए क्या क्या लिखा है पड़ोसी ने, क्या टिक लगाया अपने अपने पड़ोसी का देखो। हैं? किसी ने नहीं लगाया क्या? क्या फर्क पड़ता है इसमें? हाँ, कौन से में? पहले में? बहुत अच्छा, पहले में बहुत गजब। पहले में कौन कौन है? और वेरी गुड। दूसरे में कौन कौन है? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। किशन आज नींद है इस वजह से, नहीं तो दूसरे में लग रहा है मुझे। चलिए अगला लिखिए। क्रेचमर के अनुसार क्रेचमर के अनुसार किसके अनुसार है? क्रेचमर। कितने प्रकार बताए इन्होंने? 4। वेरी गुड। आगे सिर्फ इतना ही लिख लो, 4 प्रकार, समझ जाएंगे आप लोग। 4 प्रकार कौन कौन से बताएं? कौन कौन से? वेरी गुड। एक बार देख लो, एक बार देखना जरूरी है। इसने एक बताया पिकनिक। क्या बताया? पिकनिक। एक बताया एथलेटिक। एक बताया एस्थेनिक। एक बताया डाइफ्लेस्टिक। ये कितने प्रकार हो गए? 4। कौन बताता है? क्रेचमर बताता है। एक पिकनिक, एक एथलेटिक, एक एस्थेनिक और एक, अच्छा ये एस्थेनिक को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, लेप्टोसोमेटिक। किस नाम से जानते हैं? लेप्टोसोमेटिक। मूल अर्थ तो इसने, मूल नाम तो एस्थेनिक ही बताया है। ये पिकनिक, अच्छा इसने इसकी कुछ कुछ विशेषताएं बताई है, हमें पूछा जाता है ये विशेषताएं क्या बताई? पिकनिक कौन होगा? आशावादी होगा। देखिए मैं बताऊं, पिकनिक कद छोटा शरीर मोटा, कद छोटा शरीर मोटा, अधिक चर्बी वाला, सामाजिक, उदारवादी, खाने पीने और सोने का शौकीन, जीमने का शौकीन, और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आएगा। पीछे से थप्पड़ लगाओगे ना, पीछे घूम के देखा, अच्छा कौन है तू है क्या? अरे तो तुझ पर थोप थोड़ी रहे थे यार, तू क्यों घबरा रहा है? यदि यदि सब तू वापस सब बातों का जवाब देने लगा तो फिर ये लोग तुझे वो तुनुक मिजाजी समझ लेंगे। बात समझ गए ना? दूसरा प्रकार का व्यक्तित्व है एथलेटिक। एथलेटिक प्रकार का व्यक्तित्व होता है मजबूत और सशक्त अस्थिपंजर, मजबूत मांसपेशियां, खिलाड़ी प्रवृत्ति का। किस प्रवृत्ति का? खिलाड़ी प्रवृत्ति का। और संवेगों पर नियंत्रण
और गुस्से पर नियंत्रण। गुस्सा आता जरूर है लेकिन नियंत्रण। पहले कहेगा देख आखिर चेतावनी दे रहा हूं, सुधर जा, ठीक नहीं रहेगा। गुस्से पर नियंत्रण वाला, इस प्रकार का व्यक्तित्व किस में रखा इसने? एथलेटिक में रखा। और तीसरा होता है एस्थेनिक, या जिसे बोलते हैं लेप्टोसोमेटिक। एस्थेनिक या लेप्टोसोमेटिक आपको मार्केट में खूब सारे मिल जाएंगे, मार्केट में खूब सारे मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दुबला पतला, चिड़चिड़े स्वभाव वाला, बिल्कुल दुबला पतला चिड़चिड़े स्वभाव वाला, मांसपेशियां बिल्कुल ही कमजोर, हल्का सा शरीर, और ऐसे चलेगा तो लगेगा कि जैसे हवा के सारे उड़ जाएगा, पैंट पहले गिरेगी, खुद पहले गिरेगा, कोई भरोसा नहीं है। ये इस प्रकार के लोग कैसे होते हैं? एस्थेनिक प्रकार के लोग। लेकिन ये जो व्यक्ति होता है ना, ये अंतर्मुखी होता है। ये कैसा होता है? अंतर्मुखी, हवाओं के साथ, फिजाओं के साथ उड़ने वाला होता है। इसके सपने भी बहुत कुछ सोचता है ये, लेकिन क्या मतलब बहुत कुछ सोचता है ये अपने आप को पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाता है कि मैं ये कर लूंगा, न ये हो जाएगा, न वो हो जाएगा। बहुत हवा के साथ बातें करने वाला होता है, कपोल कल्पनाएं करने वाला होता है ये व्यक्ति, और अंतर्मुखी होता है। क्या होता है? अंतर्मुखी। लेकिन आनंद युक्त भी होता है कई बार। आनंद युक्त मतलब डायलॉग बाजी बहुत अच्छी करता है। आनंद युक्त का मतलब क्या होता है? डायलॉग बहुत ठीक ठाक से डंके देने जानता होगा। ये किसने बताया? क्रेचमैन ने। और इन तीनों का जो मिश्रण होता है ना, वो होता है डाइप्लेस्टिक। इन तीनों का मिश्रण क्या कहलाएगा? डाइप्लेस्टिक। बात क्लियर है? लिखो तो। क्रेचमर के अनुसार लिख लिया। 4 प्रकार हो गए। नंबर 1 लिखो पिकनिक। अच्छा, ये जो पिकनिक होता है ना, इस पिकनिक को छोटा मोटा होता है, बताओ गोल होता है कि नहीं होता है? गोल मटोल, वाह कि नहीं वाह? अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोइड प्रकार का। इसको इंग्लिश में साइकिल मतलब गोल, तो इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोइड। साइक्लोइड। किस प्रकार का होता है? साइक्लोइड प्रकार का। लिखो इसमें, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में लिखनी है ना, कितना शॉर्ट में लिख सके उतना लिखो। कद छोटा, कोमा लगा के लिखते जाना। कद, हाइट, कद छोटा, शरीर मोटा, शरीर मोटा, अधिक चर्बी वाला, अधिक चर्बी वाला, और सामाजिक, उदारवादी, गुस्सा नहीं आता है। ये लिख लो, गुस्सा। गुस्सा मतलब समझते हो? क्रोध। गुस्सा नहीं आता है। समझ गए यहां से? बस इतने से ध्यान रख लेना है आपको। फिर दूसरा लिख लो एथलेटिक। एथलेटिक में लिखो लिखो मजबूत मांसपेशियां, मजबूत मांसपेशियां, सशक्त अस्थिपंजर, सशक्त अस्थिपंजर, अस्थिपंजर ये ढांचा मतलब जिम वाला होता है। ये जिम जाता है रोजाना, खेलने वाला होता है, खिलाड़ी प्रवृत्ति का होता है, हैं? हाँ, जिम बॉय होता है ये। क्या लिख दिया? मजबूत मांसपेशियां, सशक्त अस्थिपंजर, खिलाड़ी प्रवृत्ति, खिलाड़ी प्रवृत्ति।
संवेगों पर नियंत्रण, संवेगों पर नियंत्रण। क्लियर? नंबर 3 लिखो, एस्थेनिक या लेप्टोसोमेटिक, या इसी को नाम दिया सिजोइड। 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 लिख लो, सिजोइड में लिखो दुबला पतला, दुबला पतला, चिड़चिड़े स्वभाव वाला, चिड़चिड़े स्वभाव वाला, चिड़चिड़े स्वभाव वाला, असामाजिक तो नहीं कहेंगे, सामाजिक नहीं, ऐसे लिख लेंगे, सामाजिक नहीं, उदारवादी नहीं, नहीं असामाजिक में तो फर्क हो जाता है फिर। उदारवादी नहीं। हो गया? अगला लिख लो डाइप्लेस्टिक। नंबर 4 लिखो डाइप्लेस्टिक। डाइप्लेस्टिक, इसमें क्या लिखोगे? लिखो उपयुक्त तीनों का मिश्रण। उपयुक्त तीनों का, अच्छा उपयुक्त तीनों का मिश्रण है ना, उपयुक्त मतलब तो अच्छा होता है, उपयुक्त तीनों का मिश्रण। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण लिखो अगला, शेल्डन के अनुसार, शेल्डन के अनुसार कितने प्रकार बताएं? 3। वेरी गुड, ये 3 प्रकार। शेल्डन के अनुसार 3 प्रकार कौन कौन से हैं? लिख लो तीनों प्रकार। नंबर 1 बताओ तो, एंडोमॉर्फिक। दूसरा प्रकार मेसोमॉर्फिक, लिख लो ऐसे कैसे ही। और तीसरा एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस व्यक्तित्व का एक नाम और दिया इसने, इसको कहा है विसेरोटोनिया। क्या नाम दिया है? विसेरोटोनिया। इसको नाम दिया है सोमेटोटोनिया, और इसको नाम दिया है सेरिब्रोटोनिया। विसेरोटोनिया, सोमेटोटोनिया, सेरिब्रोटोनिया। अच्छा इसकी जो विशेषताएं बताई ना, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये गोलाकार प्रकार का है। ये
आयताकार प्रकार का है, ये लंबाकार प्रकार का है। गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। और इनकी विशेषताएं कुछ याद नहीं रखनी है। जो विशेषताएं क्रेसमर ने पिकनिक की बताई थी ना, वो इसकी है। एथलेटिक की जो बताई थी ना, वो इसकी है। और एस्थेनिक की जो बताई थी ना, वो इसकी है। पिकनिक के समान ये किसके समान? एथलेटिक है। और ये किसके? एस्थेनिक है। फैजान, आज कमेटी कहाँ गई? गायब हैं? क्लियर हो गया? अच्छा देखिए, एक काम की बात और बताऊं इसमें। इसका जो सिद्धांत है ना, वो सोमेटोटाइप सिद्धांत कहलाता है। इसके सिद्धांत का नाम क्या है? क्योंकि इसने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व किसको माना है? सोमेटोटोनिया को माना है, मतलब मिसोमॉर्फिक को माना है। इसलिए इसका सिद्धांत क्या कहलाता है? सोमेटोटाइप सिद्धांत कहलाता है। फिर इसमें एक बात और है। वो बात यदि आपको समझ में आए तो, समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि समझ में आए तो कोशिश करना। देखें, इसने जो अध्ययन किया था ना, उस अध्ययन के लिए इसने एक यूनिवर्सिटी के 4000 छात्रों की, छात्रों मतलब छात्र छात्राओं की, 4000 छात्रों की इसने नग्न तस्वीरों का अध्ययन किया था। 4000 छात्रों की नग्न तस्वीरें मंगवाई थी इसने एक यूनिवर्सिटी की। फिर उन तस्वीरों का इसने अध्ययन किया। तस्वीरों का अध्ययन करते हुए इसने कैटेगरी बनाई उसकी कितनी? 3। उनको कितने भागों में छांटता गया? 3 भागों में। एक एंडोमॉर्फिक, एक मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। अच्छा, किस हिसाब से? उन तस्वीरों को देख देख के कि भाई इसका शरीर किस में आता है, गोलाकार है, एक आयताकार है, एक लंबाकार है, किस किस में इसका शरीर आएगा। देखिए, इसने कोई भी एक तस्वीर ली, जैसे इसने नंबर 1 तस्वीर ली, उस तस्वीर को इसने रैंक प्रदान की 1 से लेकर 7 तक। कितने रैंक प्रदान की? हर कैटेगरी में किए, हर प्रकार में किए इसने। जैसे मैं आपके सामने बात करूं तो यहां पर सबसे पहले कौन है? कौन है? एंडोमॉर्फिक। यहां पर कौन है? मेसोमॉर्फिक। और यहां पर कौन है? एक्टोमॉर्फिक। इसने 1 नंबर तस्वीर ली, तस्वीर उठाई, देखा कि इसमें एंडोमॉर्फिक के कैसे लक्षण है। ध्यान से समझना, एंडोमॉर्फिक के कितने गुण है, कैसे गुण है। यदि उसमें एंडोमॉर्फिक के सबसे कम गुण है, मतलब लोवेस्ट गुण है, तो उसको 1 नंबर प्रदान किया, 1 नंबर रैंक दिया। थोड़े से ज्यादा है तो 2 नंबर, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और 7 नंबर उसको प्रदान किया जिसमें पूर्णतः किसके गुण है? एंडोमॉर्फिक है। इसका मतलब रैंक कहां से कहां तक प्रदान किए? 1 से लेकर 7 तक। 1 रैंक उस श्रेणी के निम्नतम गुणों को और 7 रैंक उस श्रेणी के उच्चतम गुणों को प्रदर्शित करती है। उसने उस तस्वीर पर एंडोमॉर्फिक की 1 नंबर दिया, उसी तस्वीर को इसने मेसोमॉर्फिक को भी दिया, और उसी तस्वीर पर इसने किसको दिया? एक्टोमॉर्फिक दिया। कुछ बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी रैंक दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक तस्वीर को तीनों की रैंक प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 1 नंबर रैंक उसके कम गुणों को और 7 नंबर रैंक उसके अधिक गुणों को प्रदर्शित कर रही है कि नहीं कर रही है? सवाल जो पूछा जाता है
सवाल पूछा जाता है वो इस तरह से। अब मैं रैंक इसमें बना के बताता हूं। आप मान लिए एक व्यक्ति ने, इसने एक तस्वीर उठाई, उस तस्वीर में इसने देखा कि एंडोमॉर्फिक के सर्वाधिक गुण है, इसलिए उस तस्वीर को कौन सी रैंक दे दी? 7 नंबर। फिर इसने देखा कि उस तस्वीर में मेसोमॉर्फिक के गुण नहीं है, तो कौन सी रैंक दी? 1। इसने देखा कि उसमें एक्टोमॉर्फिक के गुण भी नहीं है, कहां से होंगे भाई? जो शरीर में कद में छोटा मोटा गोलाकार प्रकार का है वो न मेसोमॉर्फिक होगा और न एक्टोमॉर्फिक होगा, तो इसको भी कौन सी रैंक दे दी? 1 प्रदान कर दी। बात समझ पा रहे हैं? दूसरी उसने तस्वीर उठाई, उस तस्वीर में उसने देखा कि एंडोमॉर्फिक है तो इसमें लक्षण नहीं है, और बिल्कुल सुडोल का ये वो आयताकार प्रकार का है, तो इसको कितने नंबर दे दिए? 7। और उसने देखा कि उसमें कौन नहीं है? एक्टोमॉर्फिक भी नहीं है। समझ में आ गया? तीसरी उसने तस्वीर उठाई होगी, उसमें देखा एंडोमॉर्फिक के गुण तो नहीं है, मेसोमॉर्फिक के गुण भी नहीं है, तो 1 नंबर दे दी, और इसको कितना दे दिया? 7 नंबर दे दिया। इसने एक ऐसी तस्वीर भी उठाई होगी, मैं बता रहा हूं कितनी श्रेणियों में बांटा होगा इसने एक ऐसी तस्वीर भी उठाई होगी जिसमें इसने देखा कि इस एंडोमॉर्फिक के 4 रैंक प्रदान की, इसका मतलब आधी 1 नहीं है। इसने मेसोमॉर्फिक में देखा तो उसके मेसोमॉर्फिक में भी कितने आ रहे थे? 4। और इसने एक्टोमॉर्फिक को देखा तो इसमें भी कितने आ रहे थे? 4। देखिएगा, एक बात बताऊं, आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से, ये इस तरह से उदाहरण आते हैं, ये ऐसे बीच में डैश लगा होता है इसके, है ना, ऊपर लिखा कुछ भी नहीं होता है, ये एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, ये कुछ नहीं लिखा होता है, ये ऑप्शन होते हैं ए, बी, सी और डी, ऐसे कैसे सवाल छपा है। और फिर पूछा कि निम्न में से प्रबल एंडोमॉर्फिक कौन सा है? प्रबल एंडोमॉर्फिक। निम्न में से प्रबल मेसोमॉर्फिक कौन सा है? प्रबल मतलब मजबूत, सबसे अच्छा। और निम्न में से कौन सा प्रबल एक्टोमॉर्फिक है? और निम्न में से कौन सा संतुलित व्यक्तित्व है? कौन सा है? डी। समझ जाएंगे ना? ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? प्रबल एंडोमॉर्फिक। बात समझ रहे हैं? बताओ, मैं अब इसको हटा दूं तो भी आप समझ जाएंगे ना? क्रम यही रहेगा, एंडो, मेसो और एक्टोमॉर्फिक, क्रम यही रहेगा। ये कौन सा है? प्रबल मेसोमॉर्फिक। प्रबल मेसोमॉर्फिक। ये कौन सा है? प्रबल एक्टोमॉर्फिक। और ये कैसा है? संतुलित व्यक्तित्व है। कैसा है? संतुलित व्यक्तित्व है। अब लिखो, देखिए 2-4 लाइन नीचे की लाइन में लिखो, देखो इस सिद्धांत को सोमेटोटाइप सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को सोमेटोटाइप सिद्धांत भी कहते हैं। जिसको नींद आ रही है मुंह धो के आ जाओ। इस सिद्धांत को सोमेटोटाइप सिद्धांत भी कहते हैं। सोमेटोटाइप सिद्धांत भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट लिखो, शेल्डन ने 4000 नग्न तस्वीरों नग्न तस्वीरों के आधार पर प्रत्येक व्यक्तित्व को 1 से 7 तक रैंक प्रदान किए। एक से 7 तक रैंक प्रदान किए। 1 नंबर रैंक लिखो
कंटिन्यू करो। 1 नंबर रैंक संबंधित श्रेणी के, 1 नंबर रैंक संबंधित श्रेणी के निम्नतम एवं 7 नंबर रैंक उच्चतम गुणों को प्रदर्शित करती है। उच्चतम गुणों को प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित करती है। समझ में आ जाएगी? नीचे सेम ऐसे कैसे लिख लो, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। डिटो छाप लो। हो गया क्या? चलो, बहुत सारी डीपीसीयां हो रही है एक साथ ही, बहुत सारी डीपीसी हो रही है। डीपीसी समझते हो क्या? डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी, प्रमोशन हो रहे हैं। दस 15 हजार ये 3rd ग्रेड की पोस्ट और खाली हो जाएगी। अरे क्या हो गया है? चर्चा हो रही है क्या? डीपीसी करवा रहे होंगे आप? करवाओ हैं? आपका प्रमोशन होगा कि नहीं होगा? यहां से स्कूल, वो तो पढ़ने पे डिपेंड करेगा भाई, लेकिन वो जो मैं प्रमोशन बता रहा हूं वो नौकरी लगने के बाद होता है, ये ध्यान रखना आप। यहां से नहीं होता है प्रमोशन। पहले पढ़ोगे, नौकरी लगोगे तो क्या होगा? प्रमोशन होगा। ये लिख लिया? नीचे नोट लगा के एक लाइन लिखो। लिखो, उपयुक्त तीनों व्यक्तित्व वर्गीकरण, 3 ही पढ़े ना अभी हमने। उपयुक्त तीनों व्यक्तित्व वर्गीकरण शरीर संगठन के आधार पर, शरीर संगठन पर आधारित है। शरीर संगठन पर आधारित है, अतः ये मान्य नहीं है। अतः ये मान्य नहीं है, मतलब आजकल इनकी मान्यता समाप्त हो गई है। लेकिन एग्जामिनर तो वो भी पूछता है जो है और जो हटा दिए गए, पूछता सभी है। ये केवल शरीर को देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि किस में कैसे मानसिक गुण होंगे, कतई नहीं हो सकता है। जरूरी है क्या जो पिकनिक प्रकार का उसे गुस्सा नहीं आए, और जरूरी हो क्या पतले से स्वभाव का उसे रोज गुस्सा आए?
तुनुक मिजाज, ऐसा जरूरी नहीं होता है। आता है क्या गुस्सा? नहीं आता है ना? हाँ हाँ। और यदि इस प्रकार से ले लिया जाए तो मुझे लगता है गांव की लड़कियां जो भी है ना, वो सब के सब एक ही श्रेणी में रह जाएगी। गांव की, आप में से शहर की लड़कियां कौन कौन है जो शहर में रहती है? हाँ, 2 लड़की है जो शहर में। अच्छा, जन्म से शहर में रह रही हो? हाँ, शहर वाली लड़की है और थोड़ा सा वो ध्यान रखती है ना, इडली डोसा पिज्जा बर्गर वगैरह वगैरह वगैरह, तो थोड़ी सी वो एथलेटिक्स से बढ़ के कहाँ पहुंच जाती है? पिकनिक में। और गांव वाली लड़कियां ज्यादातर आपको एस्थेनिक मिलेगी, और एस्थेनिक भी नहीं है, थोड़ी बहुत खाने पीने में ठीक है तो एथलेटिक में आ जाएगी, लेकिन पिकनिक में होने जितना मौका ही नहीं दिया जाता है उनको। खूब काम करवाया जाता है घर पे। खैर चलिए जी, अब मैं 1-2 और बताता हूं, पहले देख लेना है, एक साथ लिख लेंगे। एक व्यक्ति वह जिसका नाम है युंग। अब मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर देख रहे हैं हम लोग, युंग या जुंग, नाम सुना है कभी? युंग या जुंग। कौन कौन से प्रकार बताए इसने? बताओ देखें। अच्छा, एक व्यक्ति वह जिसका नाम है, जिसका नाम कोई नहीं है, एक दर्शन हुआ है, गीता, भारतीय दर्शन है ना गीता। अच्छा, एक भारतीय आयुर्वेद ने भी बांटा है। किसने बांटा है? भारतीय आयुर्वेद ने। एक वह रोटर एक नामक व्यक्ति है, रोटर, उसने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। और किसने किया? नाम बताओ देखें। एक व्यक्ति है, स्प्रेंगलर ने भी किया है। किसने किया है? एक थॉर्नडाइक ने भी किया है, काम का नहीं है ज्यादा। एक टर्मन ने भी किया है, काम का नहीं है। और बताओ देखिए, याद करो देखिए। और अच्छा, एक रोजरमैन और फ्रीडमैन ने भी किया है। रोजेनमैन और फ्रीडमैन, इन्होंने भी किया है। अच्छा, और आइजेंक ने भी किया है। किसने किया है? आइजेंक ने भी किया है। बस, और तो क्या हो गए होंगे। ये व्यक्तित्व वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार। बताओ देखिए, युंग ने कितने प्रकार बताए हैं? कौन कौन से? वेरी गुड, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी याद करना है फटाफट से। अच्छा, मुझे बताओ, भारतीय दर्शन गीता के अनुसार 3 कौन कौन से? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी और तमोगुणी। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ। वात, पित्त और कफ। रोटर के अनुसार 2, एक आंतरिक नियंत्रण वाला और दूसरा बाहरी नियंत्रण वाला। वेरी गुड। स्प्रेंगलर ने 6 कितने प्रकार बताए? 6 कौन कौन से बताओ? राजनीतिक, सैद्धांतिक, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक और सौंदर्यात्मक, जिसे कलात्मक बोलते हैं। रोजमैन और फ्रीडमैन ने बहुत गजब के बताए इन्होंने, ए टाइप और बी टाइप। आइजेंक ने 3। नंबर 1 बताओ।
अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, स्नायु विकृति, स्थिरता, मनोविकृति, सुपरिगो, दो व्यक्ति और है, कोस्टा और मैक्रे, इन्होंने भी बताए हैं। और इन्होंने कितने बताए हैं? 5 बताए। सबके अनुसार अलग अलग याद रखना पड़ेगा, सबके अनुसार अलग अलग विशेषताएं याद रखनी पड़ेगी। सर लेवल 1 की भी डीपीसी होती है, 10 साल बाद वेतन ही बढ़ता है। देखिए लेवल 1 की डीपीसी नहीं होती है। लेवल 1 की डीपीसी, जिसने बीएसटीसी कर रखा है उसकी डीपीसी मतलब आगे प्रमोशन में कोई सी भी प्रकार की आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। 9 साल बाद वेतन बढ़ाया जाता है। 9, 18, 27 वेतन इंक्रीमेंट लगता है। क्या लगता है? आपको प्रमोशन के समान लाभ दे दिया जाता है। देखिए प्रमोशन होने का कोई समय सीमा फिक्स नहीं होती है कि भाई आपका इतने समय में प्रमोशन किया जाएगा। इसलिए सरकार ने आरएसआर में एक व्यवस्था कर रखी है कि एक व्यक्ति को एक पोस्ट पर काम करने के बाद 9 साल में तो उसका प्रमोशन होना ही चाहिए। यदि 9 साल में उसका प्रमोशन नहीं हुआ है तो उसको प्रमोशन के जितना वेतन, जितना प्रमोशन में वेतन बढ़ता ना, उतना वेतन उसके 9 साल में लगा देते हैं, जिसे बोलते हैं एमएससीपी, एमएसएपी। क्या बोलते हैं? एमएस, जिसे सामान्यतः एससीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएसीपी, एमएसीपी मतलब मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। मतलब यह है कि आपको मॉडिफाई कर दिया गया, आपके कैरियर की क्या कर दी गई है? प्रोग्रेस कर दी गई है। यदि 18 साल तक चले गए आप और आपको कोई प्रमोशन नहीं हुआ तो आपको 18वें साल में वापस एसीपी लगा दी जाएगी, एक प्रमोशन के समान और वेतन बढ़ा दिया जाएगा। यदि 27 साल के सर्विस हो गई आपकी और कोई प्रमोशन नहीं हुआ तो 27वें साल आपकी एक प्रमोशन और कर दिया जाएगा, आपको मतलब वेतन बढ़ा दिया जाएगा। तो वेतन तो आपका बढ़ जाएगा नौकरी लगने के बाद, वेतन में तो फर्क नहीं होगा, लेकिन आपकी पोस्ट वही रह जाएगी। आपका बेसिक बढ़ जाएगा, वेतन बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी पोस्ट वही बनी रहेगी। यदि आप 9 साल तक किसी कर्मचारी का, आपका नहीं किसी का बता रहा हूं, किसी कर्मचारी का मान लो 9 साल में प्रमोशन नहीं हुआ तो उसने एससीपी ले ली। अब उसका 10 साल की सर्विस होने पर या 11 साल की सर्विस होने पर उसका प्रमोशन हो रहा है तो उसका प्रमोशन में उसको केवल पोस्ट दी जाएगी, वेतन दोबारा से नहीं बढ़ाया जाएगा। जो 9 साल में बढ़ा था ना वो मान लिया जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? मतलब 9 साल में आप या तो एक बार प्रमोशन ले सकते हैं या एक बार आप एससीपी ले सकते हैं। वेतन एक बार बढ़ेगा, पोस्ट भले ही आपकी बढ़ सकती। रही बात अब आपका प्रमोशन का क्या उपाय है, तो मैं पहले भी आपको उपाय बताता था और अब भी सुन लीजिएगा। आप यहां से जाने के बाद बीएड कर लीजिएगा, आपको सरकार परमिशन देती है बाकायदा। आप बीएड कर लीजिएगा, बीएड करके उस बीएड को उसमें जुड़वा दीजिएगा। बीएड करके क्या कर दीजिएगा? उसमें आप लोग जुड़वा दीजिए। किसमें? आपके रिकॉर्ड में, आपके रिकॉर्ड में बीएड जुड़वा दीजिएगा। तब आपके प्रमोशन होने के चांसेस भविष्य में हो सकते हैं। आपके प्रमोशन होने के चांसेस कब हो सकते हैं? भविष्य में। बहुत कम होते हैं। तृतीय श्रेणी अध्यापक का प्रमोशन होना मामूली बात नहीं है। क्या नहीं बढ़ती? किस में आए थे? नहीं बढ़ती कैसे आती है? रिटायरमेंट हो जाते हैं, मरमरा जाते हैं और पोस्टें बढ़ जाती है, पोस्टें नई क्रिएट हो जाती है। जैसे जैसे स्कूल में बढ़ रही है वैसे वैसे पोस्टें नई क्रिएट होती जाती है। रिटायरमेंट भी तो होते हैं ना। आपको क्या लग रहा है? वैकेंसी तो आती है 2-3 साल में, 4 साल में एक बार, और वो हर महीने रिटायरमेंट हो रहे हैं। हर महीने 100, 200, 500, 100, 200, 500 हर महीने रिटायरमेंट जा रहे हैं। तो पोस्टें तो खाली होती है।
आपको क्या लगा नौकरी लगने के बाद स्थायी हो जाओगे, 1000 साल तक वहीं रहोगे? लेके क्या एक बार देखिए, मैं बता देता हूं हल्का हल्का। अंतर्मुखी को हम लोग बोलते हैं इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। कौन होता है अंतर्मुखी? देखिए विशेषताएं बताता हूं। अंतर्मुखी बालक होता है वो एकांत प्रिय होता है, जिसको क्या चाहिए होती है? एकांतता चाहिए होती है। हमेशा वो घरों में कहीं भी रहेगा वो अकेला रहेगा, जबरदस्ती। अच्छा, उसको शादी विवाह पार्टी मौज मस्ती का कोई शौक नहीं होता है, खाने पीने का कोई शौक नहीं होता है, शादी विवाह पार्टी का तो बिल्कुल ही शौक नहीं होता, जाता ही नहीं। मिन कम तो जावे ही को नहीं, मिन कहूं तो भिड़के वो। यदि कहीं जबरदस्ती उसको शादी विवाह में ले भी गए ना तो चुपचाप कोने में खड़ा होकर खाना खाने के बाद अपनी चेयर लेके बहुत दूर बैठ जाएगा जहां कोई देख नहीं रहा हो। कैसा होता है? अंतर्मुखी। एकांत प्रिय होगा, अपने में ही मस्त रहेगा, दूसरे की ओर ध्यान नहीं देगा, अपने में मस्त रहेगा, मौज मस्ती करने वाला नहीं होगा, सामाजिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सोशल प्रोग्राम में मतलब नहीं है। घर में भी शादी है ना तो भी अपने में ही मस्त रहेगा, तो भी अपने काम करेगा। मास्टर बन गया ना ऐसा गलती से, तो घर में यदि शादी है ना तो भी उस दिन स्कूल तो जाएगा। क्या? खुद की शादी में ज्यादा लोड नहीं लेता है। उससे पहले नहीं, वो तो सारी चीजें उस पर डिपेंड नहीं होती है ना, बहुत सारी चीजें घर वालों पर होती है, चाहे तो आप अंतर्मुखी है चाहे बहिर्मुखी है, परिस्थितियों पर डिपेंड होती है। एक तो अंतर्मुखी एकांत प्रिय होगा, सामाजिक बिल्कुल भी नहीं होगा, समाज के कार्यों में तो जाएगा ही नहीं किसी भी हाल में, गलती से चला भी गया तो दूर रहेगा, सामाजिक कार्य तो करेगा ही नहीं। कभी गांव में मंदिर में कोई प्रोग्राम हो ना, कभी नहीं जाएगा, कोई लेना देना नहीं है। गांव का कार्यक्रम हो, गांव में खेल दिखाने आया साइकिल वाला, नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा गांव के कार्यक्रम। उदारवादी बिल्कुल नहीं होता है, बहुत स्वार्थी होता है, उदार प्रवृत्ति का नहीं होता है। क्या होता है? बहुत स्वार्थी होता है। एग्जाम में उसे पूछोगे ना एक सवाल नहीं बताएगा, नजदीक बैठा होगा ना एक सिंगल सवाल नहीं बताएगा। आप चाहे कितना ही गुस्सा कर लो उस पर कि बाहर चल मैं तुझे बताता हूं, पीटता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, नहीं बताएगा। बाहर आप पूछोगे ना उसे, बाहर कहोगे तो वो कह देगा हाँ ठीक है बता दूंगा, नहीं बताएगा, मरे मार नहीं बताएगा। आपके पास पेंसिल भी नहीं है ना, आपके पास इरेजर भी नहीं है ना, और आप उसे मांगोगे ना, नहीं देगा, छुपा लेगा उसे लेकिन नहीं देगा। कौन होता है? अंतर्मुखी। अपनी वस्तुओं के प्रति बहुत सजग रहता है। सैद्धांतिक होता है, एक तो सिद्धांत होता है, स्कूल जाना तो मतलब जाना, रोजाना नहाना तो मतलब रोजाना जो काम करना है ना वो काम फिक्स है उसका, सैद्धांतिक होता है। आप यदि कोई काम कर रहा है बीच में आपने फोन भी आ गया, बीच में आपने छेड़ लिया, कोई मिलने आ गया, नहीं आएगा, पहले अपना काम को पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा। सिद्धांत होते हैं उसके, खुद के अपने सिद्धांत निर्मित करते रहते हैं। अच्छा, आनंद युक्त होता है, ये ध्यान रखना है, डायलॉग कभी कभार गजब के देता है। आनंद युक्त होता है, आनंद मुक्त नहीं होता है। अपनी वस्तुओं के प्रति बहुत सजग रहता है, अपनी वस्तुओं का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। यदि उसके फर्श में पैसे है ना तो दिन में 20 बार गिन लेगा वो, दिन में निकाल के वो 20 बार देख लेगा। अच्छा, स्कूल टाइम में, स्कूल लाइफ में यदि आपको ऐसे बालक कभी मिले हो ना, स्कूल लाइफ में छोटे बच्चों में इन गुणों को स्पष्ट देखा जा सकता है। बड़े बच्चे तो फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर थोड़ी सी समस्या हो जाती है, फिर वो लोगों को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझने लग जाते हैं, शर्म भी महसूस करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हुआ करते थे स्कूल में जो इसके लिए जाते थे ना तो भी बैग साथ में लेकर जाते थे। वो बालक कैसे थे? अंतर्मुखी प्रकार के थे। और इसे ठीक विपरीत बहिर्मुखी, एकांत प्रिय, मरे ही नहीं हो, अकेला तो आवड़े ही नहीं, 5 मिनट ही अकेला नहीं निकाल सकता है। जब 5 मिनट अकेले को हो गए ना, उतने में तो 4 5 5 7 लोगों को मैसेज कर देगा, आ जाओ, कहाँ हो, वहां चलते हैं, यहाँ चलते हैं। अकेला नहीं रहेगा, हमेशा मित्र मंडली में रहेगा। अच्छा, ये एकांत अंतर्मुखी बालक होगा ना, स्कूल में किसी के साथ मेल मिलाप नहीं रखता, ये
आदि इंटरवल होगा, इंटरवल में कोई खेल खाल नहीं खेलेगा, ये किसी भी प्रकार का कोई खेल नहीं खेलेगा। ये इसकी सीमित दोस्ती होगी, लिमिटेड दोस्त होंगे उसके, और वो लिमिटेड दोस्तों के साथ इंटरवल में कहीं ना कहीं कोने में किसी पेड़ के नीचे 1 या 2 लोग बैठे हुए मिल जाएंगे। पूरे इंटरवल में वहां बैठ जाएगा, फिर वापस उठ के आके क्लास में आ जाएगा। क्लास में बोलेगा नहीं, बहुत संकोची होता है, बहुत संदेही होता है। क्लास में आके बैठ जाएगा, टीचर कितना ही पूछ ले कुछ नहीं बोलेगा, चाहे इसको आ रहा हो बोले। बहुत संकोची और संदेही प्रवृत्ति का होता है। बहिर्मुखी होता है ना, ये हमेशा स्कूल में गुट बढ़ा के रहता है, अकेला नहीं जाता है किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में। इसके लिए भी 2-4 तो साथ चाहिए उसको, अकेला मरे ही नहीं जाएगा। टीचर कहेगा ना अकेला चला जा, बैठ जाएगा वापस, या बाहर जाके आराम से बैठ के इंतजार करेगा, इशारे करेगा अंदर, बोले आजा अब आजा। ये बहिर्मुखी होता है। शुद्ध रूप से सामाजिक होता है। शुद्ध रूप से क्या होता है? सामाजिक। गांव में कोई मंदिर में कार्यक्रम है तो 15 दिन पहले वो यहाँ स्टिकर लगा लेगा कार्यकर्ता का। पूरा काम, पूरा लोड इसके होगा। उस दिन तो 3 दिन तक भले ही स्नान मत करे, घर मत जाए, भले ही नींद मत ले, लेकिन जिस दिन प्रोग्राम है ना उस दिन तो इतना लीन रहेगा कि ये है तो ये मंदिर है, नहीं तो ये कार्यक्रम नहीं होता। इतना तल्लीन रहेगा। अच्छा, गांव में साइकिल खेल वाला आया तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो कहाँ रुकेगा, कहाँ खाना खाएगा। रामलीला वाला आया तो उसकी जिम्मेदारी होगी कहाँ रहेगा, कहाँ रामलीला दिखाएगा, लाइट कहाँ से आएगी इसके, और ये खाना कहाँ खाएगा। सारी जिम्मेदारी उसकी रहेगी गांव में। वो बहिर्मुखी, बहुत सामाजिक होता है, बहुत उदारवादी होता है। उसे रास्ता पूछोगे ना, बोले ये जाने का रास्ता, बोले ले चल मैं छोड़ के आता हूँ, चल। बोले तेरा काम, बोले कोई नहीं मैं बाद में कर लूंगा। ये बहिर्मुखी होता है। किसके लक्षण होते हैं? बहिर्मुखी। स्वार्थी का मतलब ही नहीं है, लेकिन सिद्धांत कुछ नहीं होते हैं। सिद्धांत कुछ नहीं होते हैं। स्नान 3 दिन से सर्दी पड़ रही है, नहीं किया नहीं किया, कोई फर्क नहीं। सिद्धांत कुछ नहीं है इसके, उसके सिद्धांत पक्के हैं। और जिसके सिद्धांत पक्के होंगे ना वो कर्तव्यनिष्ठ होगा, कर्तव्य परायण होगा, अपने काम को वो पूरा करेगा। ये अपने काम में तो बहुत ढील डाल रखते हैं, होमवर्क तो करते ही नहीं है, किसी से दोस्ती करके बाई चांस करवाते हैं क्लास में, और टीचर ने पकड़ लिया, टीचर ने तो उसको पीटा जिसने किया है उसको भी, वो नाराज होता है, फिर उसको वापस मनाता है, बोले कोई नहीं एक बार और कर दे। ये इस प्रकार के लोग होते हैं बहिर्मुखी। हमेशा मित्र मंडली में, क्लास में ये लोग, इनका बहुत अच्छा पकड़ होती है, नेतृत्व शैली बहुत अच्छी होती है इनकी, लीडरशिप स्टाइल गजब की होती है, लीडरशिप करते हैं ये लोग। और देखिए अपनी वस्तुओं के प्रति तो सजग नहीं होते, ये दूसरों की वस्तुओं के प्रति ज्यादा सजग होते हैं। अपनी वस्तुओं के प्रति ज्यादा लेना देना नहीं होता इन्हें। लेना देना कैसे? जैसे मान लीजिए मकर संक्रांति है और उस दिन छुट्टी नहीं है, और स्कूल में सामान्यतः छुट्टी नहीं होती है मकर संक्रांति को, और ऐसा कैसे हो सकता है कि मकर संक्रांति में गांव में पतंगे उड़े और उसके बिना उड़ जाए? या मान लीजिए कोई कार्यक्रम है, गांव में कोई डीजे बज रहा है, तो इसके अभाव में यदि वो कार्यक्रम हो रहा है तो इसको लगेगा कि यार मतलब हो ही नहीं सकता वो कार्यक्रम, जाएगा, ये छुट्टी मांगेगा टीचर से, टीचर नहीं देगा, दीवार फांद के जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पिटा लेगा। अच्छा, दीवार फांद के भाग रहा है, पीछे से एक ने आवाज लगाई, रे बोले वो बैग ले जा, बैग। अरे बोले तू ले आना। वो कहे मैं नहीं लाऊं बैग, तो बोले रख देना कल काम आ जाएगा। अपनी वस्तुओं का ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। मतलब ये लोग ये नहीं कह सकते किसी कार्य के प्रति सीरियस होते हैं, नहीं होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जब जरूरत होती है तो बोले 5000 रुपये दो ना यार, जरूरत है, बोले कब देगा वापस, कल दे दूंगा। अब यदि 5-7 दिन पैसे नहीं आए तो फोन या तो अटेंड नहीं करेगा या कोई जवाब नहीं देगा, कर्तव्यनिष्ठ नहीं होता है। उदारवादी होगा, सामाजिक होगा, अपनी वस्तुओं के प्रति सजग नहीं रहेगा, कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान नहीं बनेगा ये, लेकिन रहेगा मिलनसार स्वभाव का। शादी पार्टी विवाह खाने पीने का बहुत शौकीन होता है ये, खाने पीने की चीज़ों का बहुत शौकीन, सोने का बहुत शौकीन होता है। इसे रेस्ट मिले तो इसे लगता है कि यार बस सो जाएं बस। इसको टाइम मिले तो टाइम का यूज कैसे करूँगा? सो के करेगा, कंज्यूम ऐसे ही करेगा एक ही तरीके से। अच्छा, कोई भी काम देख लो, उस काम में सबसे आगे रहेगा। इसके दोस्त की शादी होती है ना, तो इसके दोस्त के घर वालों, ये चाहे कभी दोस्त के घर नहीं गया है, पहली बार जाएगा, पहली बार तो 3 दिन पहले ही चला जाएगा, 3 दिन पहले जाएगा। इसके घर वालों को पता ही नहीं लगेगा शादी कैसे हो गई, इतना काम करेगा वहां। और 3 दिन पहले जाके ऐसा रिश्ता तय कर लेगा
ऐसा रिश्ता तय कर लेगा कि जब ये 3 दिन बाद में आएगा तो 3 दिन बाद में ही, पहले नहीं आएगा। कम से कम 6-7 दिन वहां मस्ती से रहेगा, लेकिन जब आएगा ना तो उसके घर वाले जितने उसको अपनी लड़की को विदाई दी नहीं रोए थे ना, उतने रोएंगे उस दिन। ये मतलब इतना रिश्ता क्रिएट कर लेता है वहां, पता नहीं सबको यही लगता है कि मतलब काम करने वाला यही है। सामने से जो बारात आई है ना, उसको तो यही लगता है कि मेन कार्यकर्ता यही है, मुखिया यही है इस घर का। छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे मोटे सारे कामों के डिसीजन वही लेता है। सब जगह भागना घूमना, ये लान, वो इधर से गया, ये इधर आ गया। ये कैसे होते हैं? बहिर्मुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ये बहिर्मुखी क्या होते हैं? ये छोटा मोटा काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि वो चूरिया लेके लाडू लाडू ऐसे करते हुए नहीं घूमते हैं। ये उनको मैनेज करते हैं। ये वहां खड़े हो जाते हैं, बोले चल रहे चल, ए चक्की वाला इधर चल, तो इधर आ रहे नमकीन वाला। ये मैनेज करने वाले होते हैं। देखा है ना गाँव में बहिर्मुखी। ज्ञान भले ही मत हो, नॉलेज भले ही मत हो, बोलते जाते हैं उल्टा सीधा, तो लोगों को लगता है पता नहीं कितना महान होगा। ये बहिर्मुखी प्रकार के लोगों का काम है। किसका काम है? तो कितने प्रकार के व्यक्तित्व तो बताइए? एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। ये अंतर्मुखी प्रकार के लोगों का काम है। ये किसने लिखा है? ईमानदारी से बताएं, ये पर्ची किसने लिखी है? गुरुजी, अंतर्मुखी प्रकार का बालक हमारे साइंस बैच में था, रमेश। कौन है रमेश? अच्छा, किशोर जी सर वो सुनील सर का फेवरेट था। कैसे, क्या देखा आपने उसमें? अंतर्मुखी से मिल रहे थे क्या? हाँ मिलते हैं ना। अच्छा, बहिर्मुखी कौन है आप में से? ना किशन तो चिढ़ जाता है। कोई है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का? देखिए, उसके बाद में एक मनोवैज्ञानिक आया नॉर्मन, और एक आया याकोर। उन्होंने कहा रे बहुत कम लोग हैं, सुनना ध्यान से, बहुत कम लोग हैं जो पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी है, और बहुत कम लोग हैं जो पूर्ण रूपेण बहिर्मुखी है। अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, और उसको नाम दिया उभयमुखी। क्या नाम दिया? उभयमुखी, एम्बिवर्ट। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पूर्ण रूपेण नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी, बहुत कम मिलेंगे, होते तो है लेकिन पूर्ण लक्षण बहुत कम मिलेंगे। इसलिए दोनों का मिला जुला रूप होता है, जिसे क्या बोलते हैं? उभयमुखी। और हम अधिकांश लोग उस किस में आते हैं? उभयमुखी में सम्मिलित होते हैं। किसी में अंतर्मुखी के गुण कम होते हैं, बहिर्मुखी के ज्यादा होते हैं। किसी में बहिर्मुखी के ज्यादा होते हैं तो अंतर्मुखी कम होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? उभयमुखी। गीता, अच्छा गीता के में आपको पता हो तो 3 शब्द यूज किए गए हैं, सत, रज और तम। सत्य यानी सात्विक, यानी वह जो ईश्वर में विश्वास करता है, पवित्र होता है। किस में विश्वास करता है? ईश्वर में विश्वास करता है, पवित्र होता है, सात्विक होता है। क्या होता है? मतलब सर्वश्रेष्ठ गुणों वाला। रजोगुणी वह व्यक्ति होता है जो कर्म में विश्वास करता है। किस में विश्वास करता है? कर्म में विश्वास करता है। मध्यम गुणों वाला होता है। किस में विश्वास करेगा? कर्म में विश्वास करेगा। और तम का मतलब होता है अंधेरा। तमोगुणी वह होता है जो सबसे निकृष्ट नीच प्रकार के गुणों का होता है, मतलब सबसे निम्न स्तर का होता है। कौन? जैसे जो ईश्वर में और कर्म में दोनों में विश्वास नहीं करेगा, अनिश्वरवादी होगा, नास्तिक होगा, और वही क्रियाशील नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा, उदारवादी नहीं होगा, मतलब ऐसे जो सबसे निम्न गुणों का हो, वो कैसा हो जाएगा? तमोगुणी। अच्छा, भारतीय आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं, एक वात, एक पित्त और एक कफ। त्रिदोष है ये भारतीय आयुर्वेद के। वात प्रधान व्यक्तित्व सबसे उच्च गुणों वाला होगा, पित्त प्रधान मध्यम गुणों वाला होगा, और कफ प्रधान कैसा होगा? निम्न गुणों वाला होगा। सिर्फ इतना सा फर्क है। रोटर ने कहा आंतरिक नियंत्रण वाला और बाहरी नियंत्रण वाला। रोटर कहता है कि इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। दुनिया में कितने प्रकार के लोग होते हैं? 2 प्रकार के। एक कौन से? आंतरिक नियंत्रण वाले। एक कौन से? बाहरी नियंत्रण। अच्छा, बाहरी नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण वाले वो लोग होते हैं जो ये इस बात की फिक्र नहीं करते हैं कि दुनिया क्या कहेगी,
समाज क्या कहेगा, दूसरे लोग क्या कहेंगे, उसको जो खुद को ठीक लगता है ना वो करता है। खुद का व्यक्तित्व किसके अनुसार संचालित करता है, खुद के अनुसार। दुनिया क्या कहेगी लेना देना नहीं है इसे। और बाहरी नियंत्रण वाला होता है ना, वो किसको देखकर चलता है, समाज को देखकर चलता है। अपना नियंत्रण भी किसके अनुसार, समाज के अनुसार। शो भी कैसा रखता है, समाज के अनुसार, कि समाज क्या कहेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये कैसा हो जाएगा, बाहरी नियंत्रण वाला। स्प्रेंगलर ने कैसा बताया, 6 प्रकार बताए। राजनीतिक कौन होता है भाई? जैसे मुख्य देखें तो जो बहुत बड़े बड़े राजनेता होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं राजनीति में, पॉलिटिकल साइंस में, जो जानते हैं, राजनीति में आगे बढ़ते हैं या राजनीति के विशेषज्ञ होते हैं, वो लोग कैसे हो जाएंगे, राजनीतिक प्रकार के हो जाएंगे। अच्छा, ये राजनीतिक प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है, इसमें हम ये भी ले सकते हैं, जैसे अपने आसपास में देखें ना, अपने आसपास में, तो वो जो हर टाइम राजनीति करता रहता है, जहां जाता है ना वहीं राजनीति करता है, बात भी वहां राजनीति की ही करता है। वो कई ऐसे लोग होते हैं ना जो बैठते ही बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोटी नहीं करते हैं। मोदी जी से नीचे ही नहीं आते हैं, नीचे उतर के एमएलए एमपी तक तो वो पहुंचते ही नहीं है। हाँ, सीधा मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। सैद्धांतिक, जिनके सिद्धांत बहुत पक्के होते हैं, इसमें कवि, साहित्यकार वगैरह, दार्शनिक वगैरह, चिंतक वगैरह लोग शामिल किए जाते हैं, जिनके सिद्धांत बहुत पक्के होते हैं। सामाजिक, समाज सेवी, उदारवादी, मिलनसार, समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति, वो कैसे होते हैं, सामाजिक बोलते हैं। धार्मिक, प्रत्येक कार्य को धर्म से जोड़ने वाला व्यक्ति होता है। धार्मिक में जैसे साधु, संत, सन्यासी, बाबा वगैरह ये हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं। ये किस में आ सकते हैं, धार्मिक। अच्छा, धार्मिक में वो व्यक्ति भी आ सकता है जैसे ही कोई मूर्ति देखी सीधा फंसर गया, हे भगवान आप ही हो, वो भी किस में होंगे, धार्मिक में। आर्थिक, जो बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, बहुत बड़ा व्यापार हो, मतलब जो केवल और केवल किसके पीछे चलता हो, पैसे, पैसों के अलावा कुछ नहीं। चाहे कितना ही बड़ा भले ही गांव में मेला हो, वो नहीं जाएगा, वो पैसे कमाएगा। आर्थिक, अच्छा, एक आर्थिक प्रकार का व्यक्ति मैंने देखा है भाई, मैं मिला हूं इसे, दोस्त है एक मेरा। इकोनॉमिक्स कुछ कुछ ही होते हैं जिनमें ये सारे गुण मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते हैं। मैंने बताया भी आपको, मैं कुचामन एक डिफेंस का हब रहा है किसी जमाने में, अब तो नहीं है। डिफेंस समझते हैं आप? डिफेंस मतलब नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, जिसे रक्षा बोलते हैं हम लोग। इनमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, वो बच्चे जो 12th पीसीएम से आते हैं, किससे आते हैं, पीसीएम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आते हैं, या आर्मी में वो भी बच्चे आते हैं जो आर्ट्स से भी होंगे, जो 10th पास भी होंगे। देखिएगा, कुचामन सिटी एक इतना बड़ा हब बना इनके लिए, इतना जोरदार हब बना कि भारत में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में जितने बच्चे सेलेक्ट होते थे, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की नहीं, उसके 50% बच्चे अकेले कुचामन सिटी से निकलते थे। बच्चे थे दूर दूर के। एक जमाने में कुचामन सिटी में लगभग 125 डिफेंस एकेडमीज हुआ करती थी। 125 का मतलब होता है 125, छोटा सा शहर है। एक डिफेंस एकेडमी का मतलब होता है 10 बीघा ग्राउंड, 10 बीघा जगह। मतलब कितनी बड़ी होगी, कितनी दूर में, बहुत बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग है। अच्छा, डिफेंस एकेडमी में जो बच्चे रहते थे वो रेजिडेंशियली रूप से रहते थे, रहना वहीं, खाना वहीं, पढ़ना वहीं, सब कुछ वही करवाते थे। जैसे एक व्यक्ति की ट्रेनिंग चलती है ना, सेम वही कार्यक्रम चलता था, वही गतिविधियां। सुबह 3 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक उनकी अलग अलग गतिविधियां चलती थी। एक डिफेंस में सामान्यतः 200, 300, 400 बच्चे हुआ करते थे। एक बच्चे की 1 साल की फीस लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास हुआ करती थी। 3 साल की फीस 3 लाख, 3.5 लाख रुपए हुआ करती थी। ये अग्निवीर आने के बाद धंधा चौपट हो गया, क्योंकि अग्निवीर में जो बच्चा 3 साल में 3.5 लाख रुपए देकर तैयारी करके एयरफोर्स में जाकर फिर 3 साल 4 साल नौकरी करके वापस नहीं आ सकता है वो बंदा, इसलिए वो धंधा चौपट हो गया। तो वहां पर पढ़ाने वाले टीचर्स की भी खूब वैल्यू होती थी, और जो पीसीएम का है उसकी तो होनी ही होनी है। मैथ्स, फिजिक्स वाले टीचर्स की तो बहुत वैल्यू हुआ करती थी। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार के, 1-2 उदाहरण और दूंगा। एक व्यक्ति था जो मैथ्स का लेक्चरर था, वो सुबह
4 बजे क्लासे लेना शुरू करता था, रात को 12 बजे तक क्लासे लिया करता था। कितनी क्लासे लेता था, कोई तोल ही नहीं था, इतनी क्लासे लेता था। एक दिन मैं उसको 11:15 बजे वो आया था, मैं उसको लाने के लिए रेलवे स्टेशन गया, कुचामन सिटी से 10 किलोमीटर दूर रहता है रेलवे स्टेशन। मैं उसको रेलवे स्टेशन से लेके आ रहा हूँ, वो रास्ते में किसी डिफेंस वाले के पास फ़ोन कर रहा है, लगभग 11:30 पौने 12 हो रहे हैं। बोले दिन में मैं उपस्थित नहीं था, अब आ जाऊँ मैं क्लास लेने के लिए। जैसे उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, मैंने कहा यार गुरुजी यदि इसी तरह चलते रहे तो एक दिन लुगाई छोड़ के भाग जाएगी। बोले यार क्या बात करते हो। मैंने कहा यही हाल है, परिवार को केवल पैसा नहीं चाहिए, परिवार को पैसा भी नहीं चाहिए, परिवार को समय चाहिए, टाइम चाहिए परिवार को। आप टाइम कब दे पा रहे हैं, समय है ही नहीं। संयोग ऐसा हुआ 6 महीने बाद उसकी लुगाई ने कोर्ट में इस्तगासा लगाया। वो इस्तगासा लेकर मेरे पास आए, बोले क्या जवाब दूं, कोई वकील बताओ ना। मैंने कहा क्या हुआ, बोले तलाक मांग रही है। मैंने कहा अब इस्तगासा देना नहीं, तलाक देनी है और भरण पोषण देना है। दे दिया गया। फिर थोड़े दिनों पहले उनका दोबारा विवाह था, तब उन्होंने कार्ड भेजा था और कहा गुरुजी आना है। मैंने कहा एक शर्त पे आऊँ, यदि क्लासें दिन में 7 घंटे से ज़्यादा नहीं ले हो तो, नहीं तो फिर यहाँ भी आने का फायदा नहीं है, दोबारा और आना पड़ेगा। ऐसे लोग कैसे होते हैं, आर्थिक प्रकार के। और एक सौंदर्यात्मक या कलात्मक, मतलब जो शरीर वाला सौंदर्य नहीं है, जो मूर्तिकार, चित्रकार, बहुत बड़े बड़े होते हैं ना कलात्मक व्यक्ति जो होते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे नर्तक, ये जो लोग होते हैं ना, ये किस में आते हैं, सौंदर्यात्मक या कलात्मक। टाइम हो गया क्या, बाद में लिखोगे ना, लिखना पड़ेगा, कभी भी लिख लेना।